हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UKSSC विद NK पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पर इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान में एक्ट कराऊंगा जिसका नाम होगा 1784 का पेट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पेट्स इंडिया एक्ट किस लिए आया था यहाँ पर, वो आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो 1784 का जो पेट्स इंडिया एक्ट था, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये क्या था। एक सरकारी दस्तावेज के रूप में आया था। कहाँ पे आया था? भारत में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर लगी थी। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर लगी थी 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर लगी थी और उसी को लेकर के यह एक्ट भी आया था। इस तरीके के काफ़ी एक्ट यहाँ पर आए थे, वो भी आपको यहाँ पर मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं इसी एक्ट के बारे में आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा। ठीक है, तुम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज है। यहाँ पर उसने क्या कहा है कि जो यह अधिनियम आया था, पिट्स इंडिया एक्ट का अधिनियम आया था, जो भारतीय राज्य थे, भारतीय राज्य या प्रज्ञा, यहाँ पर कह लो प्रज्ञा, यहाँ पर सरकार, जितने भी यहाँ पर भारतीय राज्य क्षेत्र थे यहाँ पर, उन्हें क्या कहा गया है, क्षेत्र पर सभी पर क्या था, ब्रिटिश ताज का अधिकार था। ब्रिटिश ताज मतलब ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। उन्होंने यहाँ पे क्या की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ पर की थी। फिर इसमें क्या हुआ था, वैधानिक दस्तावेज था। तो पर्सन आपके पास, पर्सन भी आपको मैं बताता हुआ चलूँगा यहाँ पर कि पर्सन आपके पास यहाँ से ये आ जाए कि ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज किस एक्ट को माना जाता है। तो किस एक्ट को माना जाता है यहाँ पर, ये यहाँ पर आप पर्सन देखिए कि ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज किसे माना जाता है, किस एक्ट को माना जाता है। तो किस एक्ट को माना जाता है, वो पेट्स इंडिया एक्ट 1784 को माना जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारा ये पर्सन बना। फिर इसने कहा भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, जहाँ पर क्या था, कंपनी लगी थी, जहाँ पर इनका शासन था, वो क्या कर लिया था, ब्रिटिशों ने अपने अंडर में कर लिया था। उस पर क्या कर लिया, अपने अंदर कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश का वहाँ पर अधिकार हो गया था भारत की ज़मीन पर। ठीक है, फिर कंपनी के वाणिज्य एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? पेट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत क्या किया गया, यहाँ पर जो कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक क्रियाकलाप थे, वाणिज्य मतलब जो कंपनी की चल सब कुछ संपत्ति थी उसको, और इसके राजनीतिक कार्यकर्ताओं को यहाँ पर इस एक्ट के तहत अलग किया गया था। तो काफ़ी बार यहाँ पे उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी काफ़ी बार पर्सन पूछ ले जाते हैं कि एक्ट के तो बारे में कहीं ना कहीं से पर्सन हमारे उठ ही जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको और भी आगे इसमें कराऊँगा। तो पर्सन यहाँ से आपका ये बनेगा कि कंपनी के वाणिज्य एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया था। तो किस एक्ट के तहत किया गया था, वो भी पेट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया था। फिर यहाँ पे क्या हुआ, अगली लाइन से हम पढ़ेंगे कि व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी निर्देशक के हाथों में यथावत रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों को नियंत्रण एवं पर्यवेक्षक हेतु इंग्लैंड के 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे पर्सन ध्यान से पढ़िए कि व्यापारिक क्रियाकलापों को, व्यापारिक क्या, जो कंपनी में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पर, उसमें जो व्यापारिक क्रियाकलाप था, जितना भी व्यापार वहाँ पे होता था, उनके क्रियाकलाप को अलग अलग कर दिया गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ था, कंपनी के निर्देशक के हाथ में, जो कंपनी का इन्होंने हेड बनाया, जिसको हम यहाँ पर HR बोलते हैं, वो बनाया हुआ था, यहाँ पर यथावत रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों को नियंत्रण एवं पर्यवेक्षक हेतु यहाँ पर क्या किया गया, एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी। तो पर्सन आपके पास यहाँ पर ये आ जाए कि किस एक्ट के तहत 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना इंग्लैंड में की गई थी। तो किस एक्ट के तहत की गई थी, वो हमारी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के ही तहत यहाँ पर की
गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत की गई थी। तो किस एक्ट के तहत किया गया था ये भी हमारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। 6 सदस्य नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी। फिर इन सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार, जो ये 6 सदस्य बनाए गए थे कंपनी के अधिकाराधीन, ये कंपनी के अधिकाराधीन सदस्य बनाए गए थे जो कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों को नियंत्रण कर सके। तो इनके क्या हुआ था, जब यहाँ पर इन कंपनी को लेकर राजनीतिक क्रियाकलाप चल रहे थे तो वहाँ के जो सम्राट थे वहाँ के इंग्लैंड के उस समय, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक 6 सदस्य कमेटी का नियंत्रण किया। मतलब वहाँ पर 6 सदस्य कमेटी की स्थापना भी की, जिनमें से एक को क्या बनाया गया, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, जो मतलब इन 6 सदस्यों में से सबसे बड़ी उपाधि पर था। किस उपाधि पर था, बड़ी उपाधि पर था। फिर एक को राज्य सचिव और 4 को प्रीवी काउंसिल का सदस्य बनाया गया। तो प्रश्न आपके पास ये आ जाए कि किस एक्ट के तहत कंपनी के 6 सदस्य नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी। तो किस एक्ट के तहत की गई थी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही की गई थी। तो इनमें से ये आ जाए कि कितने सदस्यों को प्रीवी काउंसिल का सदस्य बनाया गया था। तो कितने सदस्यों को बनाया गया था, 4 सदस्यों को प्रीवी काउंसिल का सदस्य यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, और पर्सन आपसे ये पूछ ले कि 6 सदस्यों में से आपको चांसलर ऑफ एक्सचेकर कितने व्यक्तियों को बनाया गया, एक व्यक्ति को बनाया गया, और राज्य सचिव भी एक व्यक्ति को यहाँ पे बनाया गया था। फिर यहाँ पे क्या बताते हैं कि इस प्रकार अब भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे। भारतीय उपनिवेश के कितने शासक हो गए, यहाँ पर 2 हो गए। प्रथम कंपनी का निर्देशक बोर्ड, जो कंपनी का निर्देशक बोर्ड था, और दूसरा नियंत्रक मंडल। क्या होगा, दूसरा क्या था, नियंत्रक मंडल वहाँ पर हो गया। तो नियंत्रक मंडल क्या था, नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट थे, जो क्या था, यहाँ पर क्या होगा, भारत सरकार में भारत में जो कंपनी स्थापित की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले उसे कौन चलाता था, सिर्फ निर्देशक बोर्ड, जो सिर्फ किसके लिए बनाया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख के लिए बनाया गया था, उसके कार्यभार के लिए बनाया गया था। लेकिन बाद में जब इसमें कुछ गड़बड़ियाँ होने लगी, इस पर राजनीतिक क्रियाकलाप होने लगे, उसको देखते हुए सीधा फिर दूसरा जो नियंत्रण हुआ, वो दूसरा नियंत्रण किसका हो गया, वहाँ पर सम्राट का। सम्राट कौन थे उस समय, सम्राट ब्रिटेन के सम्राट का वहाँ पर हो गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन से कि गवर्नर जनरल की परिषद संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। प्रश्न आपके पास सिर्फ यहाँ से यही आएगा, और काफ़ी बार प्रश्न ये इस तरह से आए हुए भी हैं कि प्रश्न आपके पास ये आ जाए कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद सदस्य संख्या 4 से हटाकर 3 कर दी गई। तो किस एक्ट के तहत, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कर दी गई थी। और फिर नेक्स्ट लाइन से, तथा इस परिषद को भारत के प्रशासन की शक्ति प्रदान की गई। तो यहाँ पे क्या हुआ था, भारत के प्रशासन की शक्ति भी यहाँ पर प्रदान कर दी गई। जो 3 सदस्यीय परिषद बनी थी, इसमें क्या भारत के प्रशासन में भी ये कुछ भी उतार चढ़ाव कर सकते थे, कुछ भी अपने निर्णय यहाँ पर ले सकते थे। फिर नेक्स्ट लाइन से, भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए कोर की व्यवस्था की गई थी। तो प्रश्न आपके पास सिर्फ यहाँ से यही आएगा कि किस एक्ट के माध्यम से या किसके तहत भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए कोर की व्यवस्था की गई। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की व्यवस्था की गई थी। प्रश्न आपके पास यहाँ से डायरेक्ट उल्टा हो जाए कि भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए कोर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किसकी व्यवस्था की गई थी, मुकदमा चलाने के लिए। तो कोर की व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पे क्या था कि अवैध कार्य क्या थे, यहाँ पर जो कंपनियों में काम करते थे उस समय, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करते तो वो क्या बिना लाइसेंस के वहाँ से सामान लाकर भी बेच दिया करते थे। तो वो अवैध कार्य माना गया, और उसी को देखते हुए इन्होंने क्या किया, एक कमेटी बनाई, और कमेटी बनाकर एक स्थापना की, किसकी, कोर की, जहाँ पर इनके बारे में वो बातचीत कर सके कि ये इस तरह से बिना लाइसेंस के
कार्य कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो मतलब सेल करते थे, वो वहाँ से सामान लाकर बाहर सेल करते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में हम पढ़ें यहाँ पर कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने के लिए प्रतिबंधित। तो कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। तो जो यहाँ पे क्या था, जो कंपनी के कर्मचारियों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो पर्सन आपके पास सिर्फ यहाँ से ये आएगा कि किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो किस एक्ट के तहत, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि आपको भी पता है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये काफ़ी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट रहते हैं, जिसमें मैं आपको एक ही वीडियो में इनका जितने भी यहाँ से पर्सन बनेंगे वो आपको यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे देसी रियासतों कि कर दिया, यहाँ पे क्या प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देसी राजाओं से युद्ध करने की संधि से पूर्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे क्या होता था कि किस अधिनियम के द्वारा, 1784 के अधिनियम के द्वारा यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल जहाँ यहाँ पर जो नियुक्त किए गए थे, उनको क्या है, देसी राजाओं से, देसी कौन थे यहाँ पर, जो भारत में भी थोड़ा बहुत शासन कर रहे थे उस समय, तो वहाँ पे उनसे संधि करने के लिए भी इन्हें क्या करना पड़ता था, उनसे संधि करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ था, ये ब्रिटेन में स्थित था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ब्रिटिश सरकार थी उस समय, तो ब्रिटिश में स्थित था, ठीक है। फिर यहाँ पे कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहला नियंत्रण स्थापित हुआ। तो पर्सन आपके पास यहाँ से ये आ जाए कि कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कब स्थापित हुआ। तो कब स्थापित हुआ, तो वो भी 1784 में ही स्थापित हुआ। तो यहाँ पे आपका जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, वो मैंने आपको यहाँ पे कम्प्लीटली तरीके से, यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से आपको यहाँ पर समझाकर बता दिया। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ इसी तरीके से। धन्यवाद।